हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम अपने 16 डे फ्री आंसर राइटिंग सेशन के एक नए सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी। आई होप आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, उनके आंसर्स लिख रहे हैं और उसे अपलोड कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ, ये अपलोड कहाँ होते हैं, पहले वो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको जाना है एक जगह जो है आपकी टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रैक्टिस ग्रुप। ठीक है, यहां आप जैसे ही जाएंगे यहां पर आपको मिलेगा क्या, तो वो ग्रुप जिसको ज्वाइन करके आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर डेली क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, यू विल गेट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद शाम को होगी उसकी डिस्कशन और इसके अलावा आपको मिलेगा उसका मॉडल आंसर। और अगर आप बेस्ट आंसर लिखोगे तो वो आपको दर्शाया भी जाएगा हमारे सेशंस में। तो ये जो इनिशिएटिव है वो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अंडरस्कोर प्रैक्टिस ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, जहां आप इस नाम को सर्च करके आराम से पहुंच सकते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी। आई होप आपने पिछले सभी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, उनके आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस भी की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला डिस्कशन। और पहला डिस्कशन जिस सब्जेक्ट पे होने वाला है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। तो देखते हैं एक क्वेश्चन जो बात करता है, द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू वल्नरेबिलिटीज टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, पहली बात हमारा कीवर्ड है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। डिस्कस द चैलेंजेस पोस्ड बाय दीज नेटवर्क्स एंड द स्ट्रेटजीज नीडेड टू एड्रेस देम। अब भाई ये सवाल आता है कि क्या वजह है कि क्यों हमारी कम्युनिकेशन नेटवर्क पे ओवर रिलायंस हो चुकी है। अब आप इसको सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखिए। पहली चीज, ये क्वेश्चन 10 मार्कर्स का है तो वी कैन गो अप टू 150 वर्ड्स और लेट्स से मेजर टू मेजर 200 वर्ड्स तक हम इसको लेके जा सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सवाल को देखते हैं तो सवाल यह है कि क्यों हमें दिक्कतें आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। सो व्हाट आर योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, किनके ऊपर हमारी ज्यादा रिलायंस हो चुकी है। एंड बिकॉज कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर पार्ट ऑफ योर एसेंशियल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज टू बी हैंडल्ड इन सच अ वे ताकि ये प्रॉब्लम्स आपके लिए और क्रिएट ना करें, आपकी सिक्योरिटी किसी लूप होल में ना फंस जाए। तो पहले जाते हैं, हम देखते हैं हमारे मॉडल आंसर में क्या लिखा है। यानी ये तो छोड़िए, पहले आप मुझे बताइए स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं सबसे पहले। इंट्रोडक्शन में जो की पॉइंट है, जो की एस्पेक्ट है, उसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि देखिए कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ये रोल प्ले करते हैं। और कम्युनिकेशन नेटवर्क डिफाइन करने के अलावा उसके ऊपर जो रिलायंस है वो भी वहां प्रदर्शित कर सकते हैं। देन यू गो टू द पार्ट ऑफ बॉडी। नाउ इन द बॉडी पार्ट यू डिस्कस मेजर डायमेंशंस, जहां आप जो की अल्टरनेटिव्स की बात की जा रही है, हमें कहां पर और चीजों को लेके जाना है, रिलायंस को कैसे कम करना है, उस पर फोकस करेंगे। एंड देन इवेंचुअली यू गो टू कंक्लूजन पार्ट। जब आप कंक्लूजन पार्ट में जाते हो तब आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पर कंक्लूड करना है विद अ वे अहेड टाइप ऑफ सिनेरियो, जहां आप भविष्य में भारत की क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या अप्रोचेज हैं, उसको देखते हुए अपने आंसर्स को आप लिखेंगे। ये होता है आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन के आंसर का। नाउ लेट मी टेक यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लेट मी टेक यू टू मॉडल आंसर, जिसको हम देखते हैं एक बार क्या इसकी कहानी है। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बात कर रहा है द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो पहली बात, व्हाट आर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अब हम सबको पता है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की जब बात आती है, चाहे आप मोबाइल टेलीफोनी की बात करें, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, ये सब आपस में जुड़ी हुई है, उसका एक प्रभाव बनता है। ठीक है, उस प्रभाव को समझने की हम बात कर सकते हैं। तो पहली बात, इंडिया में डिजिटल कम्युनिकेशन को लेकर हमारे पास एक नंबर होना चाहिए कि भाई डिजिटल कम्युनिकेशन कितनी ज्यादा बढ़ रही है, क्या क्या उसके एस्पेक्ट हैं, कैसे उसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो जब हम डिजिटल कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, व्हाट वी रियलाइज राइट नाउ दैट वी हैव विटनेस कंसिस्टेंटली कि भाई भारत में लगातार डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ता ही जा रहा है। वी आर, यू कैन से द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री विच हैज मैक्सिमम डिजिटल कनेक्शंस। जहां हम टेलीफोनी की बात करें, इंटरनेट सर्विसेज की बात करें, वो बढ़ती जा रही है। और इसी कारणवश जैसे जैसे हम डिजिटल कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ रही है। हमारे ऊपर उतने आसानी के साथ साइबर अटैक्स भी किए जा सकते हैं। जब साइबर अटैक्स की बात आती है, साइबर वल्नरेबिलिटी की बात आती है, तब ये भी पता लगता है कि भाई हम इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि हम उसे कंटेन कर पाए। उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, तो पहली बात क्या है कि यहाँ 2 लाख साइबर अटैक ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हुए, तो क्या वजह है। तो पहला बात जो आप नॉर्मली डिस्कस करोगे, वी हैव अ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बिकॉज इट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सीधा सीधा कभी भी किसी भी समय किसी भी क्वेश्चन में
सामने आ सकता है, किसी तरह का हमला झेल सकता है। वी टॉक अबाउट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उसका पार्ट बन जाता है। इसके साथ दिक्कत क्या है? हैकिंग की संभावना रहती है। इसके साथ दिक्कत क्या है? इट कुड ऑल्सो बी इन अ सिचुएशन जहां बहुत ज्यादा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इनके साथ अटैच रहते हैं, साइबर अटैक्स। आप कंसिडर कर सकते हो दैट इसी पोजीशन में जब आप किसी सिचुएशन में हो जहां इकोनॉमी आपकी ओवर रिलायंट है किसी एक चीज के ऊपर, वहां पर खतरा ये हो सकता है कि अगर आप कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के ऊपर ओवर रिलाय कर रहे हो और वो सेफ नहीं है, तो कोई भी जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो उसकी जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो कितनी इंडिजिनस है, वहां पर लैक ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी एक कारण होता है। लैक ऑफ इंडिजिनस टेक, ये भी एक कारण है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा अपने आंसर को लिखते टाइम। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो पहली बात साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है, साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा आ गया। यू आर ऑल्सो फेसिंग द थ्रेट ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है? मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो अनइंटेंशनली भी फैलाई जा सकती है। जैसे आपको लगा कि कोई अटैक हो रहा है या कोई खतरा है कि देश की व्यवस्था के ऊपर, तो आप एक आवाज बुलंद करते हो। आपको लगता है कि कई लोग कहीं हमला करने जा रहे हैं, अब आप उनकी सेफ्टी के लिए मैसेज को वो पोर्ट्रे कर रहे हो सकता है जो आपको पता लगा है वो रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर आपको लग रहा है सही है, तो आप उसको रिले कर रहे हो। और ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस इज दैट ड्यू टू यू रिलेइंग दैट मैसेज, इट क्रिएट्स अ सिनेरियो जहां पर उसकी वजह से, उस मैसेज को कन्वे करने की वजह से किसी की जान को खतरा हो जाए या कुछ लोग गलत समझ लें। वो क्या सी इन्फॉर्मेशन है? मिस इन्फॉर्मेशन। आप जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, अनइंटेंशनली वो इन्फॉर्मेशन गलत पहुंच रही है। जब बात आती है डिसइंफॉर्मेशन की, व्हेन यू प्रोवाइड इट विद अ मोटिव, विद एन इंटेंशन टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये कंसर्न लगातार बना रहता है। 7,000 करोड़ रुपए हमारे जो खर्चे हुए हैं वो केवल स्कैम्स के ऊपर हुए हैं। फिर प्रिवेसी रिलेटेड कॉन्सेंट, लगातार हम देखेंगे प्रिवेसी वायलेशन हो रही है, मॉनिटरिंग लगातार बढ़ती जा रही है। 55% हाइक हुआ रैंसमवेयर में, हमारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लगातार हमले कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स में। टेक्नोलॉजिकल रिलायंस और वल्नरेबिलिटीज बढ़ती जा रही है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि ये जो एस्पेक्ट है इनको हम रिलेटिवली याद रखें और अपने आंसर्स में ऐड करें। उसके बाद क्या जरूरत है चीजों को बेहतर करने के लिए। अब अगर क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी थोड़ी वल्नरेबल है, तो क्या आप एनालॉग की तरफ चले जाओगे? वो तो नहीं होगा। उल्टा आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इसको। तो स्ट्रेंथन कैसे करोगे? पहले आपको साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे। क्या साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लोगे? आपको टेक्नोलॉजी में स्किल्ड पर्सनल की ट्रेनिंग में ध्यान देना होगा, जहां आप समन्वय प्लेटफॉर्म पर फोकस कर सकते हो। फिर सोशल मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको हैंडल करना पड़ेगा। सिंगापुर, जर्मनी ने एंटी फेक न्यूज लॉ इनिशिएट किए हैं, क्योंकि फेक न्यूज जब आती है तब वो डिसइंफॉर्मेशन का फॉर्म लेती है, उससे और ज्यादा मुद्दे क्रिएट होते हैं और झगड़े क्रिएट होते हैं समाज में, और टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास प्रॉपर लॉज इन प्लेस हो। इसके उपरांत डिजिटल प्रिवेसी लॉ की बात आ गई, कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल पार्टनर्स की बात आ गई, जहां आप इस तरह की सभी स्ट्रेटजीज को बेहतर करने की कोशिश करते हो। तो ये प्रयास आपको करना चाहिए। इसके उपरांत एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जब आप ये सभी चीजों पर ध्यान दे रहे हो, तो किस प्रकार से आप इंश्योर करोगे आपकी बाकी कैपेसिटी क्या होगी। तो आपको साइबर अवेयरनेस, जिसके लिए आप साइबर स्वच्छता अभियान चलाते हैं, आपको साइबर हाइजीन बढ़ाना पड़ेगा। अवेयरनेस रिगार्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेहतर करने की आवश्यकता है। आपको साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और जो बेहतरीन चीजें हैं, जैसे पासवर्ड चेंज करने को लेकर जो एक बेसिक सी चीजें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए कि आप पासवर्ड रेगुलरली चेंज करें तो आप बेहतर साइबर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आपके पासवर्ड को हैक करना मुश्किल होगा, आप बेहतर स्थिति में होंगे। इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी हम कह सकेंगे हमने साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाया है। ठीक है। इसके बाद बात आती है, हाउ डज मनी लॉन्ड्रिंग अंडरमाइन द इकोनॉमिक एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग क्या प्रभाव डाल रही है? अब देखो, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है सिस्टम थ्रू विच यू लॉन्डर योर मनी, यानी एक जो पैसा है विच यू हैव गॉटन फ्रॉम इल मेजर्स या इलीगली, उसको आप इस तरह से चैनल करना चाहते हो कि पॉजिटिव दिखने लग जाए। तो आप जब बात करोगे इंट्रोडक्शन में, तो हो सके तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग आप डिस्कस करोगे और ये देखोगे मनी लॉन्ड्रिंग को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट क्या काम करे। तो पीएमएलए इसका पहला स्टेप है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमने शुरू किया जो इसी को हैंडल करता है। तो ये चीजें सबसे आपको पहले यहाँ स्टेप देखने को मिलती हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सारे इंप्लीकेशन आपको हैंडल करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको हैंडल करोगे तभी चीजें बेहतर रहेंगी। और अगर आप ये स्टेप नहीं उठाते हो
तो आपके देश में जैसे जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क पे रिलायंस बढ़ रहा है, इन चीजों का फायदा उठा के लोग पैसा को और जरा लॉन्डर करेंगे, वो आपके लिए और दिक्कतें खड़ी करेंगे। तो इसीलिए इसको हैंडल करने के लिए भारत में एक पूरा प्रोसीजर शुरू किया गया कि क्यों, पहले इसकी रिक्वायरमेंट है वो आप लिखने में लिख सकते हो कि भाई इकोनॉमिक जो कैपेबिलिटी है वो कम होती है, पब्लिक ट्रस्ट, गवर्नमेंट में बिलीफ कम होता है, एक्सचेकर को रेवेन्यू लॉस होता है। तो ये चीजें तो ऑलरेडी हैं, और स्कैम्स बढ़ते हैं, इससे इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा होता है, टेरर फाइनेंसिंग होती है, ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ावा मिलता है। तो ये चीजें कर्टेल करने की जरूरत होती है, करप्शन और बढ़ जाता है। तो इसके लिए भारत ने क्या अप्रोच बनाई, देखिए तो भारत ने इसके लिए 3 तरह की अप्रोच आप देखोगे प्राइमरली। एक तो आप इंस्टीट्यूशंस को अपने स्ट्रांग करोगे, यानी आप पहले इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के ऊपर बात करोगे। देन यू विल टॉक अबाउट द सेकेंड एस्पेक्ट विच इज योर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, वो आपने क्या क्या स्ट्रेंथन किए हैं। और तीसरा आप इंश्योर करोगे आप, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक इंटरनेशनल नेटवर्क के थ्रू होती है, चाहे आप बेनामी की बात करो, चाहे आप हवाला नेटवर्क्स की बात करो जो एक माध्यम बनते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, या फिर आप बात करो राउंड ट्रिपिंग की। तो ये सब जो भी होता है इसके लिए एसेंशियल है कि आप ग्लोबल कोलैबोरेशन भी करो, ताकि इन सभी चीजों को आप वहीं पर रोक सको। तो इन सभी पर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, अगर वो हम डिस्कस करें, तो पहली बात आती है कि आप एग्जिस्टिंग लॉ जो है उसका स्टैंडर्ड बढ़ाओगे, जिसमें आप कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस करोगे। डिजिटल डेटा एसेट्स को आपने पीएमएलए के अंदर डाला है ताकि लोग बिटकॉइंस का इस्तेमाल करके इलीगल एक्टिविटीज को ना फंड करें। आपने फोकस किया है इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए, ग्लोबल पार्टनरशिप आप लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वहां दिक्कतें ना हो। इसके अलावा आपने ये भी कोशिशें की है कि आप जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन है उसको बेहतर करें। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा रिस्क है जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। आपने ग्लोबल कोलैबोरेशन इस तरह भी बढ़ाया है कि आप अलग अलग कंट्रीज के साथ बायलैटरली इनिशिएट कर रहे हो एक प्रोसीजर, जिसके तहत जो आपके फाइनेंशियल ऑफेंडर्स हैं उनको भी पकड़ में लाया जा सके। ईडी जो है कंसिस्टेंटली अपने पावर्स में और ज्यादा, आप कह सकते हैं, पंच के साथ काम कर रही है कि सो दैट दे कैन investigate and they can put those people who are responsible behind the bars and they can go take operations even outside India. Then आपने PMLA में भी बदलाव किए, उनके अंदर आपने और चीजों को ऐड किया, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करने का प्रोसीजर भी ऐड कर लिया ताकि क्रॉस बॉर्डर अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो तो उसको हैंडल किया जा सके। आपने अपने अलग अलग विभागों की जो टेक्निकल कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करी है। अगले टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज द नीड फॉर हाई लेवल मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इन इंडिया, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू डेवलप एंड सस्टेन एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटीज। अब एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या है, कैसे उसको हैंडल किया जाएगा। पहली चीज जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत को हाईटेक मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की रिक्वायरमेंट क्यों है। अभी हमने देखा भाई कि इंडिया, पहली बात, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जो जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं जहां हमें हर तरफ से खतरा है। हमें टेररिज्म का खतरा है, हमें टेररिज्म के अलावा आप देख ली मिलिटेंसी का खतरा है, इंसर्जेंसी है, और आउटसाइड बॉर्डर्स डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट हमें देखने को मिलता है फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। वी हैव बीन रिसेंटली एंगेज्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लिमिटेड skirmish और वॉर, और यू कैन से एंड मिलिट्री ऑपरेशन लाइक ऑपरेशन सिंदूर। अगेन शोकेसेस की भारत के ऊपर अटैक होता है, पहले एक टेररिस्ट अटैक होता है, उसके बाद ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर वी विटनेस दैट हाउ दे हैव यूज्ड देयर एयर capabilities to attack on us through their UAV platforms and through their missiles. So we need a strong air defense system जो कि modernized हो, क्योंकि आपका दूसरा चैलेंजर है चाइना। It has a very strong capability. China as a country has made progress in terms of its armed preparedness, military preparedness, जिसमें आप बात करो तो she has you can say 5th generation fighter jets she is preparing, she has almost prepared, so she has a lot of capacities in that regard. We are trying to contain both the partners at the same time, point of time, both the challenges, so we need better scenarios, better capabilities. तो इसलिए हमारे पास ये क्षमता होनी चाहिए कि हम सिमेट्रिक एसिमेट्रिक हर एक थ्रेट को काउंटर कर पाए। ये तो हो गए क्वेश्चन का सार, समझ गए। अब मुद्दा आता है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है suggest suitable measures to develop and sustain advanced defense capabilities. How you will have advanced defense capabilities? अब ये बताइए मुझे, एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटीज आप डेवलप कैसे करोगे। एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए जो पहली चीज आपको चाहिए वो होगा आपके पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट, ठीक, R&D रिसर्च। क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके पास एक तो अभी जो वॉरफेयर है वो हाइब्रिड वॉरफेयर जा रहा है, यू कैन से जो जिसमें आप देख रहे हो 5th जनरेशन वॉरफेयर की हम बात करते हैं, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, UAVs, ड्रोन्स, AI, ऑल हैज बीन वेपनाइज्ड एंड दे हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट इंडिया।
बियॉन्ड दैट यू टॉक अबाउट हॉस्टाइल नेबरहुड, टू फ्रंट का चैलेंज है हमारे पास, गलवान हमने देखा, उससे पहले हमने लद्दाख में लगातार चाइना का इनकर्जन देखा है, दे हैव यूज्ड डोकलाम एज अ प्लेटफॉर्म टू अटैक अस, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के लिए, और जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशन जो हमारी ग्लोबल लीडर बनने के लिए वहां भी रिक्वायर्ड है, इसके बिना तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए वी नीड दैट। देन व्हाट आर द मेजर्स दैट नीड टू बी इंश्योर्ड? एक तो पहले हमें जैसे इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आईडेक्स का प्लेटफॉर्म आप देख लो, इनोवेशन फॉर डिजिटल एक्सेलेंस। फिर आप पार्टनरशिप बात करो तो यूएसए रशिया के साथ हम काम कर रहे हैं, रशिया के साथ, इवन इसराइल के साथ, फ्रांस के साथ। तो वी हैव ऑलरेडी co-produced BrahMos. It's a very successful operation that way. We have focused on cutting edge technology, R&D पे हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। तो DRDO ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स प्रोग्राम शुरू किया है, IR बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम शुरू किया है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, साइबर स्पेस डिफेंस कमांड को हम बेहतर करना चाह रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे? कैपिटल बजटिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म मल्टी ईयर कैपिटल बजटिंग स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग दैट एरिया। देन टैलेंट अट्रैक्शन, रिटेक्शन, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, पीरियडिक रिव्यू एंड थ्रेट असेसमेंट, ताकि कोई भी दिक्कतें अगर हम आए तो उसको टाइम रहते हम पहचान सकें और दूर कर सकें। ये सारे स्टेप्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, विच आर वेरी एसेंशियली की मार्कर फॉर आवर ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये तो हो गया इसकी बात। अगला पॉइंट, CAPF plays a pivotal role in safeguarding India's border and maintaining internal security. Examine the key challenges faced by CAPFs in fulfilling their mandate. Suggest comprehensive measures to enhance their effectiveness in border management. CAPF, Central Armed Police Force. Again, they don't fall under MOD, they fall under MHA. ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या चैलेंजेस है, पहले हमें वो बताना उनका मैंडेट, और क्या इफेक्टिवनेस होनी चाहिए बॉर्डर मैनेजमेंट, उसकी बात की जा रही है। CAPF पहली बात कहाँ ऑपरेट करते हैं? अगर आप CAPF की बात करें, so they are primarily working in areas, they are focusing on containing your insurgency, containing militancy. They have a wide range of terrain जिसके ऊपर वो काम करते हैं। उस terrain में उनको कई सारी difficulties आती हैं। They are not prepared for that sort of warfare, which is very much varied. क्योंकि अब जो ट्रेनिंग होती है, it has to be terrain specific, because कई सारी terrain होती हैं, so they have that problem. And then weapons थोड़े से आउटडेटेड हो गए हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, दे हैव बेटर इक्विपमेंट्स एट टाइम, वी हैव फाउंड दे हैव गॉट बेटर वेपन्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, एंड समटाइम्स दे डोंट हैव इनफ फैसिलिटीज व्हिच दे शुड हैव। देयर इज, एक तो कॉम्बैट में जो इशू है वो अलग है, क्योंकि उनके पास डिफेंस इक्विपमेंट की कमी रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, ट्रेनिंग को लेके ट्रेनिंग की थोड़ी कमी रहती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि किस ट्रेनिंग में उन्हें कब जाना है। नागालैंड से सीधा उठा के आप राजस्थान भेज दोगे किसी को, तो ऑब्वियसली दे विल फेस सर्टेन इश्यूज देयर। And then there is non-combat aspects, जहाँ बेसिक फैसिलिटीज की कमी है। तो these are the things which are working out। पर यहाँ पर बात हो रही है कि क्या तरीका हो सकता है उनके मैंडेट को पूरा करने के लिए। मैंडेट क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी की आप बात करो, या जो नॉर्मल आपकी अलग अलग जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको कंटेन करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो पर वहां भी क्या आप दोनों प्रोविजंस को ऐड करोगे या नहीं करोगे? सिंगल दोनों आप प्रोविजंस को ऐड करोगे, भाई कितने सारे चैलेंजेस है, किस किस प्रकार के हैं। तो वही टेरेन की बात करो, लद्दाख से लेके आप नागालैंड तक की बात करते हो, मैन पावर की कमी है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, स्टेट पुलिस उनकी बात कभी कभी नहीं मानती है। देन यू हैव मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो है। बाकी जगह, बाकी देशों में कंपैरेटिवली जो वहां की रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं, दे आर बेटर इक्विप्ड देन आवर रिजर्व पुलिस फोर्सेस, बिकॉज दे ऑफन डोंट गेट इनफ फंड्स टू मॉडर्नाइज देमसेल्व्स। एंड बिकॉज मिलिट्री के साथ ही है ना, मिलिट्री जहां होती है, दे हैव देयर टोटल कमांड, दे हैव टोटल कंट्रोल ओवर दैट एरिया। विद CAPF एंड CRPF दे हैव लिमिटेड लीवे, उनके पास पूरा अधिकार उस क्षेत्र के ऊपर नहीं रहता जिसको लेकर कुछ विवाद रहता है, तो वो एक प्रॉब्लम वहां पर रह जाती है। और मॉडर्नाइजेशन डिले है, तो इसी वजह से आप देख सकते हो रेजिग्नेशन बढ़ रही है। 50,000 से ज्यादा CAPF ने 5 साल में रेजिग्नेशन दिया, स्ट्रेस की वजह से। कोऑर्डिनेशन गैप है स्टेट पुलिस के साथ, मैन पावर की शॉर्टेज है, 83,000 वैकेंसीज 2023 में थी। तो हमें जरूरत है इसको बेहतर करने के लिए। तो आपको पहले कनेक्टिविटी बेहतर करनी होगी, आपको उनके लिए बेहतर सुविधाएं देनी होंगी, प्लस आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ेगा। तो जहां हम इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हमने डेवलप किया है। हम 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उनके मेंटल हेल्थ और वेलफेयर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जो उनके लिए सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है। उनके अंदर भी जॉब और फैमिली को लेकर जो एक बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए। पब्लिक एंगेजमेंट और लोकल इंटेलिजेंस भी एक अहम पार्ट है, और स्टेट पुलिस के साथ वो क्या कोऑर्डिनेट करते हैं, इस एस्पेक्ट पर भी फोकस किया जा रहा है कि CAPF के पास कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और जितना जिस तरीके से वो खुद से काम करना चाहते हैं वो सुविधाएं उनके पास होनी चाहिए, वो सब इंश्योर करने के लिए कदम यहां पर उठाए गए हैं। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड, एक्सप्लेन how the government's zero tolerance approach towards
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म coupled with 100% implementation of government schemes can address the challenges of extremism and contribute to long term stability in the affected regions. 15 मार्क करें, ध्यान रखना इस बात का। पूछा जा रहा है गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विद 100% इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इससे क्या होगा, देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्यों शुरू हुआ था, इसके दो कारण थे। एक, वहां पर हमने ऐसा ऑप्शन थोड़ा सा दे दिया था जहां डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, दे हैड सम पीपल हैड ग्रीवांसेस and the grievances were not addressed, development has not reached those quarters, and that's why a large section of people were not able to coordinate, were not able to clearly take action the way they wanted to in terms of health, development, education. तो उसके खिलाफ एक असंतोष बढ़ रहा था। To counter the dissatisfaction, they had no way to go. और उसकी जगह कुछ लोग हथियार उठाते हैं, आइडियोलॉजी का सहारा लेते हैं, एंड दे स्टार्ट टू पुश अगेंस्ट इट। और उस सिनेरियो में जब उसका सहारा लेते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि तब वो फंस जाते हैं। तब वहां पर पहले तो उनका इस्तेमाल किया जाता है कि भाई हम आपकी आवाज उठाएंगे, बाद में उसको आइडियोलॉजिकली यूज किया जाता है, पॉलिटिकली यूज किया जाता है। इट बिकम्स अ, जो एक पब्लिक ग्रीवांस की बात थी वो इट बिकम्स अ वॉर अगेंस्ट स्टेट, जहां पर पुलिस के लोगों को मारा जाता है, आम लोगों को मारा जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट टुक दैट शेप। तो गवर्नमेंट ने कहा कि दोनों काम करना है, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग तो आ नहीं रहे, हमारे ही लोग हैं, सो वी विल फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड इंश्योर कि जो लोग भी हमारे खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, हु आर टेकिंग लॉ इनटू देयर हैंड्स, और जो वायलेंस का सहारा ले रहे हैं, दे हैव टू बी पनिश्ड। तो इट्स टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी विच वाज अप्लाइड अक्रॉस इंडिया। तो आप चाहे ग्रीन हंट की बात करें, ग्रे हाउंड की बात करें, कैंपेन्स जो लॉन्च किए गए, ठीक है, इन तरह के कैंपेन्स में लगातार कोशिश की कि भारत सरकार इंश्योर करे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी थी, जिसकी वजह से जो हमारे पीक पर 126 300 जिले तक इससे प्रभावित थे, अब वो घटकर 80 भी नहीं रह गए, 38 तक पहुंच चुके हैं। इतनी कमी हमें देखने को मिल रही है, विच क्लियरली शोकेसेस दैट वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन काउंटरिंग LWE। तो वो आप पहले इंट्रो में लिख दोगे। अब कैसे इसने काम किया है और कैसे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होगी, तो यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। तो पहले कैसे ये अप्रोच काम करती है वो देखिए। यहां आपने क्या किया ना, पहले लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लेते थे, तो आपने 612 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बना लिए। आपने मल्टी प्रोंग अप्रोच रखी है, सिक्योरिटी मेजर्स को डेवलपमेंट के साथ फोकस किया है, 17,000 से ज्यादा किलोमीटर के आपने रोड्स बनाए हैं, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई है। आपने फोकस किया कि सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम करो, एकलव्य, और आपने अलग अलग मैकेनिज्म रखे हैं जिसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट है, सिविल एक्शन प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, आप काउंटर प्रोपेगेंडा मेजर्स लेके आ रहे हो, ठीक है। आपने बाकी जितनी स्कीम्स वहां पर हैं उनको अप्लाई करने पर भी फोकस किया, क्योंकि देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वहां ज्यादा ग्रो कर रहा था जहां पर ट्राइबल बेल्ट थी, क्योंकि वहां डेवलपमेंट कम पहुंच रही थी। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्कॉलरशिप्स के ऊपर, सबके ऊपर ध्यान दिया, ताकि इट्स मल्टी प्रोंग अप्रोच। उसके अलावा आपने काउंटर एक्शन लेने के लिए ग्रीन हंट के बाद भी कंसिस्टेंटली CAPF CRPF को स्ट्रेंथन किया, पुलिस फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया, ताकि वो काउंटर एक्शन ले पाए, और कोई भी कमी यहां पर अगर है तो उसको हैंडल कर पाए। तो आपने एकलव्य मॉडल के रेजिडेंशियल स्कूल बना दिए, और आपने डेवलपमेंट में फोकस किया, ताकि जो ग्रीवांसेस है वो भी एड्रेस हों, और जो लोग अगर आत्मसमर्पण करते हैं दे विल बी रिहेबिलिटेटेड, वो भी आपने प्रयास किया। एंड दोज हु टेक एक्शन इनटू देयर हैंड्स, टेक वायलेंस को अपने हाथों में लेते हैं, हथियार उठाते हैं, दे विल बी हैंडल्ड दैट वे। तो ये कदम उठाया गया। फिर देखते हैं, एग्जामिन द वेरियस चैलेंजेस दैट एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स पोज टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। क्या दिक्कत है भाई, एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स क्या थ्रेट इंडिया को पोज करते हैं, कैसे हम इस थ्रेट को काउंटर कर सकते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स पहली बात क्या होते हैं और किस किस प्रकार का थ्रेट रखते हैं, तो वो साइबर सबोटेज से लेके प्रॉक्सी वॉर से लेके आपके खिलाफ इंटेलिजेंस करना, आपके खिलाफ आर्म्ड रिबेलियन करना, लोगों को भड़काना, एक्सट्रीमिज्म फैलाना, प्रोपेगेंडा करना, रेडिकलाइजेशन फैलाना, ये सभी वो काम है जो नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंट्रोड्यूस इन इंट्रोडक्शन इटसेल्फ कि इनसे होते क्या है नॉन स्टेट एक्टर्स। पहले आपने वो डिफाइन कर दिया और उनका क्या रोल है वो आप देखते हो। तो पहला प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटजी, अक्सर वो इंडिया के दुश्मनों को सिस्टमैटिक सपोर्ट देते हैं, डेथ बाय 1000 कट्स। ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान की रही है इंडिया के खिलाफ। जब उनको पता लगा कि भारत को वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में नहीं हरा सकते, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया के अंदर ही कमजोरियां पैदा करेंगे और इतने दुश्मन इंडिया के अंदर खड़े कर देंगे कि इट विल ब्लीड इंडिया टू डेथ। इंडिया ने कहा ऐसा तो होने वाला नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। So we have worked on that area and that's why we have witnessed right now that इसको काउंटर करने के लिए we have made many changes। साइबर sabotage हो गया, डिजिटल sabotage हो गया, इंसर्जेंसी ऑपरेशन, म्यांमार की बात कर लो आप, जेनेसियन कपलान जैसे ग्रुप को काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, या कई एनजीओ जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज पर काम करते हैं, जो काउंटरफिट करेंसीज की बात कर लो, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने
हर स्तर पे काम किया कि आप ऑर्गेनाइज क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रांसनेशनल टेररिज्म, साइबर क्राइम, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, फाइनेंशियल क्राइम्स, और जो एनजीओ जैसे ग्रुप्स हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं उनकी फंडिंग को कम करना, ऐसे ग्रुप्स जो फंडिंग का फायदा उठा के टेररिज्म को फ्यूल करते हैं उसको कम करना, इन सभी जगहों पर काम करना गवर्नमेंट ने एक प्रायोरिटी की तरह लिया है. So when you're looking at any such question, you will have to ensure that when you're looking at left-wing extremism, or when you're looking at organized crime, और कई जगह आप ये देखते हो एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इन तीनों के लिहाज से ही you have a major challenge and which has to be countered and which can be countered only when you take proper steps, and those steps are ensuring that जो इन सबको फंड कर रहे हैं, कहां से आती है भाई फंडिंग, उसका गला दबाओ आप पहले. तो जो यहां पर एनजीओ या ग्लोबल नेटवर्क्स हैं, उसको काउंटर करने की बात करते हो, तो ग्लोबल नेटवर्क्स आप कैसे काउंटर करोगे? टू काउंटर ग्लोबल नेटवर्क्स यू हैव टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स, एंड टू काउंटर ग्लोबल नेटवर्क्स व्हिच आर इफेक्टिव स्टेप्स यू टेक, यू एंश्योर दैट जब भी आप काम कर रहे हो उस काम को कम करने हटाने के लिए आपको ग्लोबल नेटवर्क्स का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए आप कुछ स्टेप्स उठाओगे. लाइक फॉर एग्जांपल आपने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात की, उसको स्ट्रेंथन किया है. आपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बेहतर किया जहां पर जो आप ऐसे एनजीओ वगैरह फंड होते हैं उसको कर्टेल करेंगे. फिर आपने अपनी सीआरपीएफ, सीआईपीएफ, बॉर्डर मैनेजमेंट, हर जगह चीजें बेहतर की हैं ताकि ऐसे ग्रुप्स को सोशल सहारा ना मिल सके, इंडिया के खिलाफ कोई दूसरे देश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत पे टेररिज्म ना फैला सके. इसलिए ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, ऑपरेशन ऑल आउट की बात करते हैं. इन तरह के स्टेप्स को आप सिंपली देख रहे हो कि कैसे भारत की सरकार ने लगातार स्टेप्स उठाए इसको हैंडल करने के लिए. कैम्स, फिशिंग रैकेट्स आप कंट्रोल करना चाहते हो, आपकी ट्विन बॉर्डिंग मैकेनिज्म है, रिवार्ड बेस्ड प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, एआई ड्रिवन डिसइंफॉर्मेशन फायरवॉल्स बनाई हैं, साइबर सिक्योरिटी, आई4सी पोर्टल डेवलप किया गया है. इन सब चीजों के अंदर आप कोशिश ये कर रहे हो कि आप डिजिटल रोल जो है इनका, फिजिकल, ऑब्वियसली बॉर्डर सिक्योरिटी रिलेटेड, उन सबको काउंटर करना चाहते हो. अब देखिए मॉडल आंसर्स जो आप देख रहे हो, प्रॉब्लम ये आती है कि आप इसको 200-150 वर्ड में लिखोगे कैसे. तो आपको कीवर्ड पे फोकस करना है, पूरी कहानी एक्सप्लेन करने का आपके पास स्कोप नहीं है. जहां आपको की डेटा पॉइंट मिले उस डेटा पॉइंट का इस्तेमाल करिए, जहां बेहतर आपको सिस्टम दिखाई दे इस हिसाब से वहां आप चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं. वो आपका स्टेप होना चाहिए, ना कि आप हर एक चीज के ऊपर डिटेल में आंसर लिखना स्टार्ट कर दें. साइबर फ्रॉड की बात करते हैं, 900% पिछले 4 साल में बढ़ गया है. Concern over digital financing, security, discuss the vulnerability about India's digital financial infrastructure that could have contributed to the surge, evaluate the institutional response to address these emerging threats. क्या थ्रेट्स हैं, कैसे हैं और क्यों हैं, इसकी बात यहाँ पर की गई है. पहली बात, डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसमें साइबर फ्रॉड में बढ़ोतरी हुई है, क्या रिस्पॉन्सेज आपको ये मेंशन करना है. तो भारत में जितना ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिला, इट हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड, एंड द रीजन फॉर दिस ग्रोथ इज बिकॉज वी हैव shift towards डिजिटल इकोनॉमी. जैसे जैसे हमारा शिफ्ट डिजिटल इकोनॉमी की तरफ से हुआ है वैसे ही आपको साइबर फ्रॉड, जमतारा वाले एग्जांपल आपको देखने को मिल रहे हैं. भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है ये. और यहाँ पर जैसे हम डिजिटाइज हो रहे हैं, हमारा एक बड़ा सेक्टर है, बड़ा सेगमेंट है विच हैज बीन डिजिटाइज्ड बट दे हैव नॉट बीन टॉट, और उनको कोई अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है क्या स्टेप्स उठाने होते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, इसको लेकर क्या समस्याएं हैं. सो दे हैव नॉट बीन ट्रेन्ड इन सच वे टू हैंडल दीज एस्पेक्ट्स. तो इसी वजह से बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है. तो यहाँ पर कई सारी दिक्कतें हैं, खासतौर पर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि पहले हमारा, जब भी आप ऐसी दिक्कतों की बात करो तो आपको 2 हिस्सों में बांट देना है, सॉफ्टवेयर साइड, हार्डवेयर साइड और रेगुलेटरी साइड. ठीक है, तो भारत में पहले तीनों साइड में दिक्कतें हैं. पहले 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाली चीजें हैं, आपके पास अवेयरनेस नहीं है, सप्लाई चेन में वल्नरेबिलिटी है, रेगुलेटरी ओवरसाइट में कमी है, डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, घोस्ट सिम है, वेरिफिकेशन में कमी है, आपके जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो आउटडेटेड हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो प्रॉपर्ली अपडेटेड नहीं है, जो आपके लोग हैं उनके पास प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है.
ये सभी कारण मुख्य रूप से आपको दिखते हैं जहां आपको डेटा को लेकर डेटा ब्रीचेस भारत में ज्यादा क्यों होते हैं। एक तो लोगों के अंदर डिजिटल और साइबर हाइजीन की कमी है। पीपल डोंट रियलाइज व्हाट कैन बी शेयर एंड व्हाट कैन नॉट बी शेयर, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट हैज टू बी हैंडल्ड इन दैट वे। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिलती है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्या इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए? पहला, जैसे आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क बना दिया, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C हमने बनाया है, डिजिटल पर्सनल डेटा कलेक्शन हो गया, सर्टेन ने सिक्योरिटी डायरेक्टिव तय किए हैं फिनटेक के लिए कि कैसे और किस तरीके से जो चीजों का इस्तेमाल होगा। अब आप देखेंगे कि चाइनीज फेक लोन्स ऐप हैं जो डिजिटल लोन्स देती हैं, उसके बाद उनके ही फोन का डेटा यूज करके लोगों के साथ एक्सटॉर्शन किया जाता है, पैसा वापस मांगा जाता है। तो वो एग्जांपल आप यहाँ पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो ये कई सारे इश्यूज हैं जो आप इजीली यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। लिमिटेशंस में आप देखोगे साइबर क्राइम की कन्वेंशन रेट कम है, अंडर स्टाफ्ड है, अंडर इक्विप्ड है, एडेप्शन ऑफ एआई और रियल टाइम एनालिटिक्स बहुत कम होता है, साइबर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है। इसी कारणवश हम देखते हैं कि लगातार कंसिस्टेंटली ये दिक्कतें बढ़ी हुई हैं भारत के हर क्षेत्र में। जब तक हम बेहतर तरीके से इसको हैंडल नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी इन अ सिनेरियो जहां हम चीजों को रूट आउट कर सके। तो ये समस्या हमारे साथ लगातार बनी हुई है। इट हैज टू बी हैंडल्ड इन सच अ वे दैट दीस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉर्टेड आउट। तो ये थी कहानी किस चीज की? ये कहानी थी हमारी इस टॉपिक में जहां हमने डिस्कस किया इंटरनल सिक्योरिटी के की टॉपिक्स को, एंड वी हैव फोकस प्राइमरली ऑन विच टॉपिक्स यू हैव टू डू, और कैसे आपको जो की पॉइंटर्स हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑलवेज रिमेंबर डेटा पॉइंट्स, जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं, जो मेजर स्कीम्स हैं, इन सब को आपको निकालना है और इनका यूज केस अपने हिसाब से तैयार करना है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकें और कभी आपको आंसर लिखना पड़े तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो। बाकी आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, PW_practice group, यहाँ जाना है और यहाँ आपको मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन करके जो भी आपके डाउट्स हैं पूछ सकते हैं, जो आप क्वेश्चंस मिलते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये था वो चैनल, इस पर चाहिए और बाकी आपको कंटेंट वहां मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। सी यू सून एंड थैंक यू।